अब जीवन को मैं समझा हूँ, आपको समझाने का प्रयास यहाँ से शुरुआत होता है। इस प्रक्रिया का नाम दिया है जीवन विद्या। पहले आपको ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं, जीवन में समानता नित्य विद्यमान है। जीवन क्या चीज़ है? कुल में जीवन क्या चीज़ है, इस बात को हर व्यक्ति जानना चाहता है, मानना चाहता है। उसका जानने मानने के बाद उसका परिणाम फलों को प्रमाणित करना चाहता है। ये इसका मूल उद्देश्य है। जीवन एक ऐसा वस्तु है, ये भौतिक अभौतिक दोनों नहीं है। जीवन परमाणु ही है। भौतिक रूप में परमाणु में जो कुछ भी मिलते हैं संसार में अभी तक मिला है, वह सब परिणामशील है। परिणामशीलता का मतलब है जिस उन परमाणुओं में अंशों का, उसमें समाहित अंशों का और विस्थापन होना भी पाया गया है और उसमें प्रस्थापित होना भी पाया गया है। जैसा ही परमाणु में निहित अंशों का संख्या परिवर्तित होता है, वही परिवर्तन है और कोई परिवर्तन नहीं है संसार में। दूसरे प्रकार की कोई परिणाम होते ही नहीं है। दूसरे प्रकार की कोई परिणाम को आदमी घटित कर नहीं पाएगा। आदमी घटित कराएगा तभी भी परमाणुओं में निहित अंशों का प्रस्थापन ही होगा, माने वृद्धि होगी। विस्थापन होगा यानी उसमें से अंशों का घटना होगा। जैसा ही संख्या घटा, उसका प्रजाति घट गई, उसी को हम परिणाम कहते हैं। ये बात दृढ़पूर्वक हम सबको समझ में आना चाहिए। शायद है इसमें ना कोई वैज्ञानिक व अज्ञानिक को तकलीफ नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी को भी नहीं है, दोनों को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा अनुग्रह होता है, जीवन को समझा जा सकता है। उसके बाद जो जीवन सब में जीवन की समानता है, किस माने में? गठन पूर्णता के अर्थ में। क्या वो गठन पूर्णता बवाल? एक ही बवाल है, उसमें ना तो विस्थापन होता है ना प्रस्थापन होता है। इतने ही छोटा सा काम, इतनी छोटा सा काम को हम तिल को ताड़ बना करके हम समझे नहीं हैं, हम समझने को प्रयत्न नहीं कर पाए हैं। ये अपने बलिहारी है कि दूसरे की बलिहारी है, ये सोचने की बात है। जैसा ही परमाणु में जो परिवर्तन होने वाली जब तक स्थितियां आती हैं, उन परमाणुओं का एक कतार है। उन कतार में ये भी पाया गया है, ये भी देखा गया है, ये भी समझा गया है कि कुछ संख्यात्मक परमाणु प्रजाति तक लगता है इन परमाणुओं में अंशों की आवश्यकता बनी हुई है। उसका नाम दिया है भूका परमाणु। दूसरा, वहाँ से दूसरी जगह में जाते हैं, कई ऐसे कतार से कई संख्यात्मक परमाणु ऐसे हैं जिनमें से कुछ अंश बहिर्गत होना चाह रहे हैं। उसका नाम दिया है अजीर्ण परमाणु। इस ढंग से अजीर्ण परमाणु कुछ संख्यात्मक प्रजाति में मिलते हैं अस्तित्व में, और भूखे परमाणु में कुछ संख्यात्मक परमाणु प्रजाति के रूप में मिलते हैं। ये समझ में आता है। ये अजीर्ण और भूखे की जो भाषा प्रयोग किया, ये मानव से संबद्ध। मानव भूखा तभी होता है, भूखा जब कभी भी होता है तब वो तृप्त होने के अर्थ में ही होता है। जब जब अजीर्ण को अजीर्णित हो जाता है, वो भी तृप्त होने के अर्थ में ही रहता है। क्या बात! ये सोचने की बात है, समझने की बात है। आदमी जब कभी अजीर्ण की पीड़ा का शिकार होता है, वो कहीं ना कहीं तृप्त होने के अर्थ में ही है। और यदि भूखे का यदि पीड़ा से पीड़ित होता है
तभी भी तृप्त होने के अर्थ में। ये दोनों कतार किसी तृप्त परमाणु के ओर संकेत करते हैं। वो तृप्त परमाणु है गठनपूर्ण परमाणु। ये गठनपूर्ण परमाणु ही है जो कि चैतन्य इकाई। चैतन्य इकाई का नाम कैसा दे दिया? क्योंकि संज्ञानशीलता को, संवेदनशीलता को पूरा का पूरा प्रमाणित करने का ताकत जीवन में ही है। ठीक है। तो जीवन के अभाव में जो शरीर यदि रचित भी कर लें तो भी ना तो संवेदनशीलता को प्रमाणित करेगा, संज्ञानशीलता तो दिल्ली दूर है ही। ठीक है। इस ढंग से मनुष्य संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता, इन दोनों को प्रमाणित करने की क्रम में ही व्यवस्था में जीना बनता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। छोटा सा काम, एक छोटी सी घाट है। ये यदि आदमी के हाथ में आ जाता है, उसके पहले आप बताए हम तभी सार्थक मानेंगे आप जब समझ गए हमारा समझाना सार्थक हुआ। वो कब प्रमाणित हुआ? जब आप दूसरों को समझा लेंगे। तब तक तो हम सार्थक नहीं मानते हैं, प्रमाण नहीं मानते हैं। आपको समझाते तक हम पहुंचते हैं, तब अपने को सार्थक मानते हैं। आप दूसरों को समझाया तब उसको प्रमाण मानते हैं। यह हमारा सोचने की तरीका है। इसमें आप लोग जहाँ तक मैंने सम्मत होते हो नहीं होते हो, इस बात को आप ही को सोचना है, मूल्यांकन करना है। ठीक हो। चैतन्य इकाई अपने आप में व्याख्या सूत्रित व्याख्यायित है जो संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता को प्रमाणित करना है। संवेदनशीलता को जीवावस्था के जीव जानवर सब प्रमाणित कर गए और मानव ये कैसा फंसा हुआ है, यह संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना ये स्वस्थ हो नहीं सकता। चाहे अपन कितने भी तरीके से सिर कूट लें, अंततोगत्वा सिर कूटना ही हाथ लगेगी और मैंने जो मानव चाहता है वो मिलेगा नहीं। अब चाहता क्या है भाई मानव? चाहता सुखी होना चाहता है। कुल मिला के सुखी होने के लिए कभी हम सोचते हैं संग्रह से सुखी हो जाऊंगा, सुविधा से सुखी हो जाऊंगा, कभी तप से सुखी हो जाऊंगा, कभी जप से सुखी हो जाएंगे, कभी योग से सुखी हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे। इसी प्रकार हाथ पैर कूट ही रहे हैं, हाथ पैर पटकी रहे हैं। तो सारा इस धरती के 700 करोड़ आदमी भी किसी न किसी प्रकार से, इन सभी किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में वो सुखी होने की तड़प में है ही है। ऐसा मेरा स्वीकारना है। अब सुखी होने के लिए मैं जैसा सुखी हुआ उसका आधार समझदारी से हुई। समझदारी के से पहले हम सुखी होना हम प्रमाणित नहीं किए थे। सुखी होना हम स्वयं माने भी नहीं थे। सुखी होने का संभावना है ये भी हम नहीं माने थे, ना समझे थे। तो समझदारी के बाद ही ये सब उपजा। इसी आधार पर मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति समझदार होने के आधार पर ही सुखी होता है। सुखी होने का एक ही बात है, सही में हम मैंने एक हैं मानव, गलती में अनेक है। ना समझी से गलती होती है, सही से कोई गलती होने का चांसेस है नहीं। इस ढंग से हम एक वाक्य में आ सकते हैं। इसके लिए समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी। तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है तो सही को ले करके धारक वाहक बन करके दौड़ता है, वो चीज़ मुझको समझ में आया है, वो है जीवन। जीवन जब अपने समझदारी के साथ जीता है, हर जगह में समाधान को प्रस्तुत करता है। समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है, समस्या के साथ दुखी होता है। यह आपका हमारा सबका देखा हुआ लेखा जोखा है। समाधान के जीना ही है समझदारी का मतलब।